गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है और देशभक्ति की जब बात होती है तो महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है। उन्होंने अपनी देशभक्ति, वीरता से अब इतिहास के अंदर अपना एक अमिट स्थान बना लिया है। ठीक है, और वह ऐसा वीर थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके दुश्मन भी आंखों में आंसू तक ले आते थे। हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के प्रारंभिक जीवन की। महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन। 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाई जाती है। अगर आप ये देखेंगे 9 मई को नहीं बना के वो प्रतिवर्ष कब बनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जब भी पड़ता है तभी वो महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का जो जन्म स्थान है वह था कुंभलगढ़ का जो दुर्ग, उस दुर्ग के अंदर कटारगढ़ जो एक लघु दुर्ग है, और उस कटारगढ़ के अंदर बादल महल, और बादल महल के अंदर जूनी कचहरी में हुआ था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, तो इन ऑप्शंस के अंदर से ही आपको चूज़ करना। जैसे अगर खाली कुंभलगढ़ की दिया हुआ है तो कुंभलगढ़ हो जाएगा, कटारगढ़ दिया है कटारगढ़ हो जाएगा, बादल महल दिया है तो वो भी हो जाएगा, और जूनी कचहरी भी दिया है तो वो भी हो जाएगा, है ना। लेकिन किस तरह से? कुंभलगढ़ के अंदर ही कटारगढ़ का भी महल है और किला है, और कटारगढ़ के अंदर बादल महल है, और बादल महल के अंदर जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के जो पिता हैं वो थे महाराणा उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर नगर बसाया था, और उनकी माता थी जयवंता बाई, जो कि पाली को प्रशासन करने वाले अर्णोराज की पुत्री थी। ठीक है। महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम था वो था कूका या फिर कीका। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था? कूका या कीका, जो कि छोटे बच्चे का शब्द सूचक होता है। यानी बचपन में महाराणा प्रताप को कूका या कीका कहा जाता था, और वो किसलिए, जो कूका वर्ड है या कीका वर्ड है वो किसको कहते थे? छोटे बच्चे को। बात करें हम महाराणा प्रताप का विवाह की, तो महाराणा प्रताप का विवाह जो हुआ था वो राम रख पवार की पुत्री अजबदे से हुआ था। किससे हुआ था? राम रखे की पुत्री अजबदे से हुआ था। अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक की। ठीक है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी या फिर 1 मार्च 1572 ईस्वी को गोगुंदा में हुआ था। कुछ इतिहासकार 28 फरवरी मानते हैं और कुछ इतिहासकार 1 मार्च 1572 ईस्वी को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक मानते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही दिन का अंतर है, तो हम लोग दोनों ही डेटों को सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद एक बार फिर 1572 ईस्वी में कुंभलगढ़ में उनका वापस से राज्याभिषेक हुआ था, क्योंकि पहले बार जो गोगुंदा के अंदर जो राज्याभिषेक हुआ था वह हुआ था जब महाराणा उदय सिंह की जो मृत्यु हुई थी, तो उनका दाह संस्कार करने के कुछ समय बाद ही 1572 ईस्वी में गोगुंदा में हुई थी। क्योंकि महाराणा उदय सिंह ने अपनी चहेती रानी भटियानी के कहने पर अपने बड़े पुत्र प्रताप को अपना उत्तराधिकारी घोषित न करके जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, और इस समय जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था उस समय में जगमाल वहाँ पर उपस्थित नहीं था। जगमाल वहाँ पर गोगुंदा में उसकी माँ के साथ में अपने राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा था। लेकिन जो महाराणा प्रताप के जो शासक यह कहेंगे कि हम मेवाड़ के जो सरदार लोग थे, जो सामंत लोग थे, वो यह नहीं चाहते थे कि महाराणा प्रताप की जगह जगमाल मेवाड़ का शासक बने। तो उन्होंने मेवाड़ के जितने भी सरदार थे वो अधिकतर उन लोगों ने गोगुंदा के अंदर ही महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया था।
और जब वहाँ पे राज तिलक किया तो जगमाल को वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा अपना राज्य, और वह जाकर अकबर की सेना में के आश्रय में चले गया और अकबर ने उसे जहाजपुर का परगना दे दिया था। ठीक है, तो इसके बाद एक बार फिर से 1572 ईस्वी में कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का फिर से राज्याभिषेक हुआ। पहला हुआ राज्याभिषेक जो हुआ वो गोगुंदा के अंदर हुआ था, और दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ वो कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ में। यानी क्योंकि पहला वाला जो था वो एक रक्त रंजित स्थिति के अंदर हुआ था, यानी विवादों की स्थिति में था, लेकिन जो दोबारा कुंभलगढ़ में हुआ वो बिना किसी विवाद के महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ कुंभलगढ़ के अंदर। यानी कि अगर हम बात करें तो 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और 1572 ईस्वी में उन्होंने शासन मेवाड़ का संभाला था। तो यानी कि 32 वर्ष की आयु में कुंभलगढ़ से महाराणा प्रताप ने राज्य चलाना शुरू किया था। महाराणा प्रताप ने करीब 25 वर्ष तक शासन किया था, क्योंकि 1597 को अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्नीस जनवरी 1597 को बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। बारडोली में कैसे हुई इसका हमें भी ये इसलिए पता चलता है क्योंकि वहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी या समाधि मिलती है। ठीक है, महाराणा प्रताप ने जो अपने राज्य किया तो उसके लिए कुछ राजधानी बनाते हैं। तो पहली जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी कुंभलगढ़, और जो दूसरी राजधानी थी वो थी चावंड। महाराणा प्रताप को मुग़ल साम्राज्य से दुश्मनी विरासत में मिली थी। ठीक है, क्योंकि 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया गया था, मेवाड़ पर, यानी कि कह सकते हैं कि उसके द्वारा जो आक्रमण किया गया था, लेकिन उदय सिंह उनके हाथ नहीं लगा था और उन्होंने अपनी अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, तो वह दुश्मनी कंटिन्यू चली आ रही थी। तो 1572 में जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने तो अकबर ने फिर से प्रयास किया कि वह मेवाड़ भी उनकी अधीनता में आ जाए, महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। तो लेकिन अकबर ने सीधे पहले युद्ध नहीं करा और अपने कुछ शिष्टमंडल महाराणा प्रताप के पास में भेजे। ठीक है, और करीब करीब ये 4 शिष्टमंडल थे, जिनमें पहला जो शिष्टमंडल भेजा हुआ था जलाल खान कोची के द्वारा के साथ में, और ये था सन 1572 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन जलाल खान कोची को भी महाराणा प्रताप ने मना कर दिया कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। जब जलाल खान कोची, जो कि महाराणा प्रताप के शासन संभालने के सिर्फ 4 महीने बाद ही उनसे मिलने आ चुका था, यानी कि अकबर ने उनको 4 महीने बाद ही भेज दिया था कि जाओ और अपने बातों से महाराणा प्रताप को मना लो और कि वो मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, क्योंकि जलाल खान वाक चातुर्य में काफ़ी हस्तगत था, प्रसिद्ध यानी प्रशस्त था, तो उसको भेजा वहाँ पर। लेकिन जलाल खान कोची किसी भी तरह से महाराणा प्रताप को अधीनता में लाने में सक्षम या सफल नहीं हो सका। तो अकबर ने मिर्ज़ा राजा मानसिंह को 1573 ईस्वी में पुनः भेजा, जो कि कछवा का शासक थे। ठीक है, आमेर के शासक थे। उन्हें भेजा कि भाई आप जाइए और जाकर महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता, मुग़ल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करवाइए। तब महाराणा प्रताप से 1573 ईस्वी में मिर्ज़ा राजा मानसिंह मिलने जाते हैं और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, जो मिर्ज़ा राजा मानसिंह और प्रताप की जो भेंट हुई है उसको वो बताते हैं कि गोपीनाथ शर्मा बताते हैं कि वो गोगुंदा में हुई थी, जबकि
डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार वह उदयपुर के अंदर ही हुई थी और उदयपुर की जो पाल है उसके ऊपर ये भेंट हुई थी। ठीक है। महाराणा प्रताप ने अपने अतिथि का परंपरागत ढंग से उचित स्वागत सत्कार किया। मानसिंह ने प्रताप को समझाया कि वह मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ले और अकबर के सर्वोच्चता का स्वीकार कर ले और तथा अकबर से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर ले हेतु शाही दरबार में उपस्थित हो जाए। लेकिन महाराणा प्रताप ने मानसिंह के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। राजस्थानी स्त्रोतों में इस भेंट का विवरण बहुत भिन्न भिन्न तरीक़ों से होता है। अमर काव्य वंशावली, राजरत्नाकर और रावल राणा जी की बात में कहा गया है कि राणा ने कुंवर मानसिंह को सम्मान में उदय सागर झील पर एक भोज दिया था। उस भोज के अंदर स्वयं उपस्थित न होकर अमर सिंह को मानसिंह के साथ भोजन के लिए भेज दिया था। जब मानसिंह ने अमर सिंह से पूछा कि महाराणा प्रताप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए वह नहीं आ सकते। तो मानसिंह इस बात को भाप गए कि महाराणा प्रताप उनके साथ खान पान का संबंध स्थापित नहीं करना चाहते, क्योंकि वह उन्हें एक अछूत समझते थे, क्योंकि उन्होंने मुगलों के साथ में अपनी कन्या को ब्याया था। तो इस वजह से वो मिर्जा राजा मानसिंह वहाँ पे अमर सिंह से रुष्ट हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि जब महाराणा प्रताप मेरे साथ भोज नहीं कर सकते हैं तो अब उन्हें इसका प्रत्युत्तर हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर मिलेगा। तो वो जो युद्ध हुआ वही हल्दीघाटी का युद्ध होता है, लेकिन उससे पहले भी 2 शिष्टमंडल और आते हैं। लेकिन जब महाराणा प्रताप के बारे में मिर्जा मानसिंह ये कहते हैं तो अमर सिंह ने भी उनको हाथों हाथ जवाब देते हैं कि आप स्वयं आए, चाहे अपने फूफा जी अकबर को लेके आए हुए युद्ध में, आप दोनों का स्वागत है, आपको उचित जवाब युद्ध के मैदान में मिल जाएगा। मानसिंह के वहाँ से जाने के बाद सारे बर्तन तथा भोज स्थल धोकर पवित्र किया गया, क्योंकि मानसिंह द्वारा छू जाने से वह अपवित्र हो गए थे। चारण और भट्ट द्वारा लिखित उपयुक्त घटना को कर्नल टॉड और श्यामल दास ने भी स्वीकार किया था, लेकिन आधुनिक शोधकर्ताओं ने ये प्रमाणित कर दिया कि चारणों और भाटों ने राणा प्रताप और कुंवर मानसिंह की इस भेंट को रोचक बनाने के लिए कुछ ऐसी मनगढ़ंत घटनाएं घटी हैं। जो भी हो, इस बार भेंट से इतना ज़रूर पता चलता है कि महाराणा प्रताप ने राजा मानसिंह को साफ साफ ये कहलवा दिया था कि वह अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेगा। अकबर ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और 1573 में ही राजा भगवंत दास को तीसरे शिष्टमंडल के तौर पे महाराणा प्रताप को मनाने के लिए भेजा। लेकिन भगवंत दास को भी अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। इसके बाद 1573 ईस्वी में ही अकबर ने राजा टोडरमल को महाराणा प्रताप के पास भेजा, और लेकिन राजा टोडरमल के आने के बाद भी महाराणा प्रताप के विचारों में कोई अंतर नहीं आया। अतः टोडरमल के द्वारा जो शिष्टमंडल मिला था महाराणा प्रताप से, वह भी असफल रहा। वस्तुतः एक और प्रताप के उच्च आदर्श थे तो दूसरी ओर अकबर की साम्राज्यवादी आकांक्षा थी। ऐसी स्थिति में संघर्ष तो होना ही था, लेकिन इस समय अकबर तुरंत मेवाड़ पर आक्रमण करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि इस समय बंगाल और बिहार के अभियान में शाही सेना का अधिकांश भाग लगभग 1 वर्ष से वहाँ लगा हुआ था। इसलिए और इसके साथ ही राजस्थान में जोधपुर के शासक चंद्रसेन ने भी अकबर को खुली चुनौती दे रखी थी और सिवाना को उसने अपना केंद्र बना रखा था। शाही सेना 2 वर्ष के अथक प्रयासों के बाद
मार्च 1576 ईस्वी में सिवाना के दुर्ग पर अधिकार कर सकी थी और बंगाल की विजय की भी पूर्ण आशा बन गई थी, तब अकबर ने जाकर प्रताप के विरुद्ध एक सैनिक अभियान की योजना बनाई थी। और अब हम बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसके इतिहास में कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे मेवाड़ की थर्मोपली। ये मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टॉड ने इसको कहा है, इस युद्ध को। और दूसरा नाम है गोगुंदा का युद्ध। ये बदायूनी ने कहा है, जो कि उस हल्दी घाटी युद्ध का एक चश्मदीद गवाह था, और उसने अपनी पुस्तक मुंतख्वाब उत तारिख में ये बात कही है। और तीसरा जो प्रसिद्ध नाम है इस युद्ध का वह है खमनोर का युद्ध। इसे खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था आईने अकबरी की अपनी किताब के अंदर। हल्दी घाटी के युद्ध की जो तारीख हमें इतिहास में मिलती है वह भी दो हैं। पहली है 18 जून 1576 ईस्वी और दूसरी है 21 जून 1576 ईस्वी। अधिकतर इतिहासकार 18 जून 1576 ईस्वी को मान्यता देते हैं, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा 21 जून 1576 ईस्वी को मान्यता देते हैं। हालांकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी ये मानते हैं कि 18 जून 1576 ईस्वी को मुग़ल सेना और मेवाड़ सेना आमने सामने आ गई थी, लेकिन वह मानते हैं कि असली युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया। लेकिन अधिकतर आप लोगों को ये ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो पहले आपको 18 जून 1576 ही लिखना है। और अगर क्वेश्चन ये आवे कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध की कौन सी तारीख तय की है, तो आपको बताना है 21 जून 1576 ईस्वी। अब बात करते हैं हल्दी घाटी है कौन सी जगह पर। हल्दी घाटी है खमनोर तहसील के अंदर, जो कि जिला राजसमंद के अंदर आता है, और ये बनास नदी के किनारे रक्त तलाई पर बसा हुआ है। और रक्त तलाई का अर्थ है बनास नदी का कांटेदार मार्ग। ठीक है। अब हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ उसमें अकबर के द्वारा युद्ध की तैयारी कैसे हुई और महाराणा प्रताप ने युद्ध की तैयारी किस तरह से करी थी, उसके बारे में लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हल्दी घाटी की युद्ध की रूपरेखा अकबर ने अकबर के किले में बनाई थी, जो कि अजमेर में स्थित है। और इस युद्ध का जो मुख्य उद्देश्य था वह था महाराणा प्रताप को बंदी बनाना था। इस युद्ध में मुग़ल सेना का जो हरावल का नेतृत्व था वो मिर्ज़ा राजा मानसिंह ने किया था, और चंदावल का नेतृत्व आसिफ खान ने किया था। एक तरह से इस युद्ध का जो सेनापति वो कौन था? मिर्ज़ा राजा मानसिंह। मिर्ज़ा राजा मानसिंह ने मांडलगढ़ दुर्ग में अपना पहला शिविर लगाते हैं, ठीक है, अजमेर से निकलने के बाद। और वहाँ पर सेना को 21 दिन तक पहाड़ी प्रशिक्षण दिया जाता है। कितना? 21 दिन तक पहाड़ी प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसके बाद एक द्वितीय शिविर लगाते हैं, जो कि मोलेला गांव, जो कि राजसमंद जिला में ही है, और ये हल्दी घाटी से के उत्तर से करीब 4-5 मील दूर है। वहाँ पर ये अपना दूसरा शिविर लगाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप ने किस तरह से युद्ध की तैयारी की। महाराणा प्रताप द्वारा युद्ध की रूपरेखा कुंभलगढ़ दुर्ग में ही बनाई गई थी। और महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वह था हकीम खान सूरी, जिन्होंने हरावल का नेतृत्व किया था। और ढोलान का नेतृत्व, यानी कि जो मध्य में होता है, उसका नेतृत्व महाराणा प्रताप ने स्वयं किया था। और चंदावल का नेतृत्व वीर सेनापति पूंजाजी ने किया था। महाराणा प्रताप ने मैदानी युद्ध करने की योजना बनाई थी, और उनका अंतिम शिविर लोह सिंह गांव में हुआ, जो कि राजसमंद के अंदर ही है। बात करें हम लोग किसके पास कितनी सेना थी, तो महाराणा प्रताप के पास करीब 80,000 सेना थी, जबकि मिर्ज़ा राजा मानसिंह के पास 3,20,000 सैनिक थे। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पास में 2 हाथी थे। घोड़े के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन उनके जो हाथी थे वो भी 2 थे। पहले का नाम था राम प्रसाद और दूसरा था लूना। और इस राम प्रसाद को ही हल्दी घाटी के युद्ध के बाद आसफ खां महाराणा
अकबर के पास में अकबर ले जाता है इसको 23 जून को। और महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम था वो तो चेतक था, जो कि इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। और इस युद्ध में जो मिर्जा राजा मानसिंह जिस हाथी पर बैठे थे उस हाथी का नाम था मर्दाना। उनका जो हाथी था उसका नाम था मर्दाना। और इस युद्ध के अंदर कि अगर हम बात करें तो जब युद्ध हुआ तो जब 18 जून 1576 ईस्वी को दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई तो हकीम खान सूरी के नेतृत्व में राणा प्रताप का हरावल हल्दी घाटी के उत्तर पूर्वी मुहाने से याकायक बाहर निकला और उसके पीछे सेना का मुख्य भाग राणा प्रताप के नेतृत्व में बाहर आया। राणा के हरावल ने शत्रु के अग्रिम दल पर धावा बोल दिया। राणा की ओर से किया गया यह आक्रमण इतना भयानक था कि सैयद हासिम के अधीन मुगल सेना की प्रथम पंक्ति में अव्यवस्था फैल गई तथा उबड़ खाबड़ भूमि में भीड़भाड़ एवं सभी मिलकर एक हो गई। राणा की सेना ने मुगल सेना को पीछे धकेल दिया। इससे मेवाड़ी सेना का उत्साह बढ़ गया और हकीम सूर व राणा प्रताप अपने सैनिकों के साथ शत्रु के केंद्रीय दल एवं दक्षिणी पार्श्व पर टूट पड़े। घमासान युद्ध हुआ और राणा के सैनिकों ने अद्वितीय शौर्य का परिचय दिया। राणा का यह आक्रमण इतना भीषण था कि मुगल सैनिक युद्ध मैदान से भाग खड़े हुए। मुगल सेना के कुछ एक दस्ते तो ऐसे भागे कि बनास नदी के तट से 10-12 मील आगे चले गए। इस प्रकार युद्ध के प्रारंभ में राणा प्रताप को काफ़ी सफलता मिली, परंतु वह अपनी इस सफलता को स्थायी नहीं बना सके। इसी समय राणा के वाम पक्ष ने मुगल सेना के दाहिने पक्ष पर आक्रमण किया। इस भीषण आक्रमण को यद्यपि सैयद न झेल सके, तथापि उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा और राजपूतों से लड़ते रहे। इसी समय मेहतर खां, जो कि चंदावल में था, आगे बढ़ता हुआ चिल्लाया कि बादशाह सलामत स्वयं आम पहुँचे हैं। इससे भागते हुए सैनिक थम गए और मेवाड़ी सैनिकों से भिड़ गए। इस बार लड़ते हुए वे रक्त तलाई नामक स्थान पर एकत्रित हो गए। दोनों पक्षों में अदम्य शक्ति, साहस और उत्साह से युद्ध कर रहे थे। मानसिंह ने अपना हाथी आगे बढ़ाकर युद्ध की गति को और तीव्र कर दिया तो महाराणा प्रताप ने अपना हस्ती दल आगे बढ़ाया और दोनों पक्ष के हस्ती दल आपस में भिड़ गए। राणा मानसिंह से युद्ध करने हेतु उसके निकट आ गए। राणा अपने प्रसिद्ध आशु चेतक को मानसिंह के पास ले गए और मानसिंह के हाथी के ऊपर चेतक ने अपने दोनों पैर रख दिए मस्तक के ऊपर और उत्तेजित राणा प्रताप ने अपना भाला मानसिंह के ऊपर फेंका, लेकिन मानसिंह हाथी के होद में जा कूदा, हाथी पर होद में जाकर चुप गया, जिससे वह इस वार से बच गया। लेकिन जब चेतक मानसिंह के हाथी से उतर रहा था तो मानसिंह के हाथी के सूंड में जो कटार लगी हुई थी उनसे महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के दोनों पांव जख्मी हो गए। दोनों टांगें जख्मी हो गई। राणा के सैनिक अब तक काफ़ी थक चुके थे। इसी समय मुगलों की सुरक्षित सेना भी राणा की सेना के ऊपर टूट पड़ी। राणा घायल अवस्था में भी मुगलों के सामने डटे रहे, लेकिन राणा के कुछ स्वामी भक्त सेवक चेतक की बागें पकड़कर राणा को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए। राणा के युद्ध क्षेत्र से हटने के पूर्व सारतड़ी का झाला बीधा राणा के सिर से छत्र खींचकर स्वयं धारण कर मानसिंह के सैनिकों पर झपट पड़ा। इससे प्रताप पर सेना का दबाव कम हो गया और वे हकीम सूर के साथ युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकलने में समर्थ हुए। राणा के चले जाने के बाद कुछ समय तक युद्ध चलता रहा। राणा के सैनिकों ने यद्यपि अपूर्व वीरता का परिचय दिया, किंतु शाही सेना ने उसे पीछे खदेड़ दिया। पीछे हटती हुई राजपूत सेना पर ऐसा दावा बोला कि कई योद्धा मारे गए। झाला बीधा एक सूरवीर की मौत मारा गया। झाला बीधा के मरते ही युद्ध समाप्त हो गया और राणा की शेष सेना गोगुंदा के पश्चिम में कोलियारी गांवों में की पहाड़ियों में पहुंच गई। राणा के युद्ध क्षेत्र से बच निकलने के बाद राज प्रशस्ति और
अमर काव्य वंशावली, राजा प्रताप, ये चीज़ सही है। तो इस तरह से हल्दीघाटी का ये युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, अब हम देखते हैं हल्दीघाटी का युद्ध का परिणाम। मुस्लिम इतिहासकार तथा कुछ राजस्थान के इतिहासकारों ने हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की निर्णायक पराजय का उल्लेख किया है, लेकिन हमारे विचार में अकबर की सैनिक दृष्टि से भले ही विजय हो गई हो, किंतु यह उसकी नैतिक पराजय थी। अकबर की मेवाड़ को अपने अधीन करने की चिर अभिलाषा कभी पूरी नहीं हुई। डॉक्टर के.एल. श्रीवास्तव ने ठीक ही लिखा है कि मानसिंह की यह लड़ाई अपने प्रारंभिक उद्देश्य में ही असफल रही थी। यह उद्देश्य राणा प्रताप को मारना या बंदी बनाना और मेवाड़ को अधीन करना था। इस दृष्टि से यह युद्ध शाही सेना की नैतिक पराजय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। राजपूतों ने शाही सेना की ऐसी दुर्दशा की थी कि सैनिक विजय के बाद मुगल सैनिकों के हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। वे सिसोदिया योद्धाओं से अत्यंत भयभीत हो चुके थे। इस तथ्य को स्वयं बदायूनी ने स्वीकार किया है, जो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। कुछ इतिहासकारों ने इस युद्ध में प्रताप की पराजय का ही उल्लेख नहीं किया, बल्कि प्रताप के युद्ध क्षेत्र से भाग जाने की बात भी कही है, लेकिन इसमें तनिक भी सत्यता नहीं है। प्रताप का युद्ध क्षेत्र से चला जाना प्रथम तो उनका स्वयं का निर्णय नहीं था और दूसरा रणनीति की दृष्टि से उचित था। मेवाड़ के स्वामियों के सामंतों ने जब देखा कि मुगल सैनिकों ने प्रताप को घेर लिया है, तब प्रताप को बचाने के लिए जबरदस्ती प्रताप के घोड़े की बागें पकड़कर उसे वहां से निकाला था। यदि प्रताप उस समय युद्ध क्षेत्र में रहता तो निश्चित ही मारा जाता और अकबर का उद्देश्य पूरा हो जाता, लेकिन युद्ध भूमि से निकलकर पुनः सैनिक तैयारी करके शत्रु को ललकारना एक न्यायोचित रणनीति थी, जिसका अवलंबन प्रताप ने किया। सत्य तो यह है कि हल्दीघाटी के युद्ध में सभी बातों की पहल प्रताप ने की थी। ठीक है, प्रताप के पास शाही सेना की अपेक्षा सैनिकों और साधनों की कमी थी, जिसे उसे सैनिक पराजय झेलनी पड़ी, लेकिन प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ने में मानसिंह पूरी तरह असफल रहा। युद्ध मैदान में राजपूतों की शक्ति को धक्का अवश्य लगा, लेकिन उस ही मैदान में अकबर का मुख्य उद्देश्य भी ध्वस्त हो गया और यह प्रताप की नैतिक विजय थी। यही कारण है कि इस युद्ध से अकबर बड़ा नाराज हुआ और कुछ समय के लिए मानसिंह को मुगल दरबार में आने की अनुमति भी नहीं दी थी। और इस युद्ध के बाद गोगुंदा के अंदर शाही सेना की दुर्दशा हुई। अगर हम बात करें कि इस युद्ध में प्रताप की पराजय के कारण क्या थे, तो सबसे पहला उसकी परंपरागत युद्ध शैली थी। प्रताप को चाहिए था कि वह अपनी सेना को घाटी और दर्रों में इस प्रकार बिखेर देता कि शत्रु सेना के आते ही वह तंग घाटी व दर्रों के बीच घेर कर उनको परास्त कर देता, क्योंकि वहां से शत्रु का बच निकलना मुश्किल हो जाता। दूसरा कारण यह था कि प्रारंभिक सफलता उत्साहित होकर प्रताप ने अपनी सेना सहित आमने सामने से युद्ध में कूद पड़ा, जिसमें मुगल सेना अधिक दक्ष थी। तीसरा कारण यह था कि यद्यपि प्रताप में अतुलनीय साहस और वीरता थी, किंतु शतरंज के खेल की तरह बुद्धिबल पर लड़े जाने वाले आधुनिक युद्धों में सेनापतित्व करने की उसमें योग्यता नहीं थी, क्योंकि कठिन से कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में वह पूर्ण धैर्य से कुशलपूर्वक सैन्य संचालन नहीं कर सका। चौथा कारण, मुगल सेना पर आक्रमण करते समय उसने न तो कोई सुनिश्चित व्यवस्था ही अपनाई और न युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना के विभिन्न दलों के संचालन में पारस्परिक समन्वय बनाए रखने का ही उपाय किया। पांचवा कारण यह था कि प्रताप के घुड़सवारों के तो सशक्त बड़े दलों ने मुगल सेना पर भीषण आक्रमण कर उन्हें पीछे धकेल दिया था। कुछ मुगल सैनिक रास्ते भाग खड़े हुए, लेकिन भाग निकलने वाली शाही सेना का पीछा भी नहीं किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुगल सेना तो पुनः संगठित हो गई, लेकिन राणा की फौज इस प्रथम आक्रमण में थक गई, क्योंकि राणा ने इस प्रचंड आक्रमण द्वारा ही सफलता प्राप्त करने की आशा में अपनी संपूर्ण सैनिक शक्ति झोंक दी थी। और छठा कारण था महाराणा प्रताप द्वारा अपनी सेना के पृष्ठभाग की सुरक्षा का प्रबंध न करना तथा मुगलों की तरह आवश्यकता पड़ने पर विशेष रक्षित सेना की व्यवस्था नहीं करना। परिणाम स्वरूप राणा की थकी हुई सेना पर मुगल सेना के रक्षित दल ने आक्रमण कर परास्त कर दिया। सातवां कारण, हाथियों की लड़ाई में प्रताप के तीरंदाजों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि
ऊबड़ खाबड़ युद्ध क्षेत्र में हाथियों पर सवार तीरंदाजों का निशाना सही नहीं लग रहा था। डॉक्टर रघुवीर के शब्दों में, अच्छा निशाना लगाने वाले अभ्यस्त घुड़सवार योद्धाओं के विरुद्ध हाथियों द्वारा आक्रमण करने की निस्सारता हल्दीघाटी के इस युद्ध का एक और बार प्रमाणित हो गई थी। और अंतिम कारण यह था कि जिस समय मुगलों के रक्षित दल द्वारा धावा बोलने की से प्रताप की सैन्य व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, तब ऐसे नाजुक मौके पर स्वयं राणा मानसिंह के हाथी की ओर बढ़ना तथा मुगलों के रक्षित दल द्वारा घिर जाना और घायल होकर रणांगन को त्यागना प्रताप के सैन्य संचालन की अयोग्यता प्रदर्शित करता है। यदि प्रताप उस समय अपने व्यक्तिगत शौर्य को प्रदर्शन न कर अपनी अस्त व्यस्त सैन्य व्यवस्था को व्यवस्थित करता तो संभवतः युद्ध करने ही कुछ और होता। बात करें युद्ध के महत्व और परिणाम की, तो हल्दीघाटी का युद्ध का इतिहास में असाधारण महत्व है। यद्यपि राणा प्रताप इस युद्ध में सैनिक दृष्टि से पराजित हुए, लेकिन प्रताप को अपने अधीन करने की अकबर की अभिलाषा कभी भी पूरी नहीं हो पाई। अकबर ने मानसिंह को आदेश दिया था कि प्रताप को बंदी बनाकर मेवाड़ को अधीन करे या उसे मारकर मेवाड़ को अधिकृत करे, लेकिन मानसिंह अपने स्वामी की इच्छा पूरी नहीं कर सका। अकबर को इस विजय की सूचना 23 जून 1576 ईस्वी को प्राप्त हुई और इसके कुछ ही दिनों बाद बदायूंनी ने राणा का प्रसिद्ध हाथी रामप्रसाद अकबर के सामने पेश किया और यही हल्दीघाटी की उल्लेखनीय लूट और उपलब्धि थी। जून की भीषण गर्मी के कारण मुगल सैनिक इतने थक चुके थे कि राणा के भागने वाले सैनिकों का पीछा भी नहीं कर सके। एक ओर तो वे सिसोदिया रोहितों से भयभीत और आतंकित थे, तो दूसरी ओर स्थानीय लोगों की शत्रुता के कारण उन्हें मार्ग में भी बड़े कष्ट उठाने पड़े। इसलिए मानसिंह को शीघ्र ही गोगुंदा छोड़ना पड़ा। स्वयं अकबर भी इस युद्ध के परिणामों से संतुष्ट नहीं था। हल्दीघाटी के युद्ध में राणा की शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं थी, बल्कि केवल स्थायी धक्का लगा था। वस्तुतः इस युद्ध के बाद राणा प्रताप का रुख मुगलों के प्रति और अधिक कड़ा हो गया। सिसोदिया राजपूतों ने सर्वशक्तिमान मुगल सम्राट से टक्कर ली थी और इससे राणा को अपने सैनिकों की नैतिक शक्ति पर विश्वास हो गया और उसने अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए मुगलों से संघर्ष जारी रखने का दृढ़ संकल्प किया। डॉक्टर आशीर्वर्दी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि हल्दीघाटी का युद्ध राणा की 18 जून 1576 के पूर्व और उसके बाद की नीतियों एवं कार्यों को विभाजित करने वाली रेखा है। इस युद्ध में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करने के पश्चात मुगल अधिकृत मेवाड़ को पुनः प्राप्त करने के कार्यक्रम को क्रियात्मक रूप दिया जाने लगा। राणा प्रताप ने 1576 ईस्वी के पूर्व न तो अकबर की सत्ता को चुनौती दी और न चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करने का कोई प्रयास ही किया, लेकिन जब अकबर ने प्रताप को नतमस्तक करने हेतु युद्ध छेड़ ही दिया, तब अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना प्रताप का धर्म बन गया। अकबर और प्रताप के पारस्परिक संघर्ष में अकबर का उद्देश्य साम्राज्यवादी था, जबकि राणा का उद्देश्य रक्षात्मक था। राणा अपने उद्देश्य में सफल हुआ और एक महान शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की पूरी शक्ति उसके विरुद्ध लगी हुई थी। फिर भी प्रताप ने पतन होना स्वीकार नहीं किया तथा उसकी सैनिक पराजय ने भी उसकी कीर्ति को समुज्वल बना दिया। राणा प्रताप के सैनिक पराजय पूर्ण स्मृति वाला युद्ध क्षेत्र हल्दीघाटी स्वतंत्रता की बलिवेदी पर मर मिटने वाला देश प्रेमी वीरों के पवित्र रक्त से सिंचा जाकर राजस्थान की थर्मोपली समूचे भारत के स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि मानसिंह ने प्रताप के प्रति स्नेह और श्रद्धा के कारण जानबूझकर उसे न तो मौत के घाट उतारा और न बंदी बनाया। इसलिए उसे भागते हुए सैनिकों का न तो पूछा किया और न राणा के अधिकृत क्षेत्रों को लूटकर उजाड़ा। अबुल फजल और निजामुद्दीन ने लिखा है कि कुंवर मानसिंह ने कीका की प्रजा को लूटने की मुमानियत कर दी, लेकिन यह सत्य प्रतीत नहीं होता। बदायूंनी ने स्पष्ट लिखा है कि जून की भीषण गर्मी के कारण शाही सैनिकों में हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। ऐसी स्थिति में वे प्रताप का कैसा पीछा कर सकते थे। थके मांदे सैनिकों में जब हिलने की शक्ति ही नहीं थी रह गई, तो फिर वे युद्ध में लूटमार भी कैसे कर सकते थे। अतः स्पष्ट है कि मानसिंह प्रताप के प्रति श्रद्धा के कारण नहीं, बल्कि परिस्थितियों से विवश होकर प्रताप को बंदी नहीं बना सका।